नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू लाडला, एसोसिएट प्रोफेसर एसके गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीकर। आज का हमारा टॉपिक है एंड ऑफ द कोल्ड वार, कोल्ड वार का अंत। पिछले वीडियो लेक्चर में अपन ने कोल्ड वार के 3 क्लास में अपन ने देखी थी। फर्स्ट क्लास में अपन ने ये देखा था कि कोल्ड वार से क्या अभिप्राय है, उसकी प्रकृति क्या है, उसके क्या साधन थे। दूसरे लेक्चर में अपन ने ये डिस्कशन किया था वहां पे कि कोल्ड वार के क्या कारण थे, किन कारणों की वजह से कोल्ड वार शुरू हुआ। और तीसरे लेक्चर में अपन ने ये देखा था कि कोल्ड वार का विश्व राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। और आज अपन डिस्कस करेंगे कोल्ड वार का अंत, अर्थात इसके अंतर्गत हम अपन 2 चीजें देखेंगे। एक, कोल्ड वार का अंत किन कारणों की वजह से हुआ, और दूसरा अपन ये देखेंगे कि कोल्ड वार के अंत होने का विश्व राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। तो शुरू करते हैं अपन कोल्ड वार का अंत। कोल्ड वार का अंत करने से पहले थोड़ा सा अपन इस चीज पर विचार करेंगे कि कोल्ड वार का जो विकास है वो किस तरह से चलता है। कोल्ड वार के विकास को हम 4 चरण में डिवाइड करते हैं। 1945 से 1962 तक का जो फर्स्ट पीरियड होता है उसमें शीत युद्ध होता है और वो बड़ा उग्र रूप धारण किए हुए होता है। उसके पश्चात अगर अपन 63 से 78 के बीच में चलेंगे तो इस पीरियड में आते आते दोनों के जो संबंध है थोड़े मधुर होने लग जाते हैं, थोड़ा कम हो जाता है, शीत युद्ध की उग्रता में कमी आ जाती है, इसलिए इसको नाम दिया गया है दीतांत के नाम से जाना जाता है। फिर 1979 से 84 का जो पीरियड होता है, 79 के पश्चात वापस शीत युद्ध उग्र हो जाता है और पहले जैसी स्थिति आ जाती है, तो इसको नाम दिया गया है दूसरा शीत युद्ध। और फिर 1985 से लेकर 91 तक का जो पीरियड है वो गिना जाता है शीत युद्ध का अंत, अर्थात 85 के पश्चात ही शीत युद्ध के अंत की दिशा में प्रयास शुरू हो जाते हैं और 91 में आते आते पूर्व शीत युद्ध अतीत की वस्तु बन जाता है। सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि जो शीत युद्ध चल रहा था, दोनों महाशक्तियां 1945 से शुरू होकर 85 तक शीत युद्ध के पीरियड में रही हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ऐसे क्या कारण हुए, कौन सी ऐसी घटनाएं हुई जिसकी वजह से शीत युद्ध का अंत हुआ। तो सबसे पहले शीत युद्ध के अंत के उत्तरदायी कारणों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहला कारण जो था वो था मिखाइल गोर्बाचोव का व्यक्तित्व है। मिखाइल गोर्बाचोव यूएसएसआर का लीडर है। जैसे ही मिखाइल गोर्बाचोव सत्ता ग्रहण करते हैं और शीत युद्ध में खत्म करने में सबसे बड़ा जो योगदान होता है वो इन्हीं का माना जाता है। जिस तरह हम स्टालिन को शीत युद्ध को शुरुआत करने वाला नेता मानते हैं, तो मिखाइल गोर्बाचोव को शीत युद्ध का अंत करने वाला लीडर माना जाता है। मिखाइल गोर्बाचोव ने अपनी व्यक्तित्व और अपनी नीतियों की वजह से इस शीत युद्ध को अंत करने में सबसे ज्यादा योगदान दिया। उन्होंने लोहा आवरण की नीति जो सोवियत संघ की थी उसको तोड़ दिया गया। उन्होंने INF संधि पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने एक तरफा शस्त्र कटौती की घोषणा की, निशस्त्रीकरण की दिशा में प्रयास शुरू किए, ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका जैसी नीतियां अपनाई। उन्होंने वार्सा पैक्ट को खत्म कर दिया और पूर्वी यूरोप के जो देश थे उनको भी साम्यवादी सरकारें मुक्त करने की दिशा में योगदान दिया। तो उन्होंने इस तरह की नीतियां अपनाई और नीतियों की वजह से शीत युद्ध का अंत हुआ। और इसीलिए शांति के प्रयास के लिए बाद में गोर्बाचोव को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। तो सबसे बड़ा जो मेन फैक्टर था शीत युद्ध को खत्म करने में वो गोर्बाचोव का व्यक्तित्व और उनके द्वारा अपनाई गई नीतियां थी। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण था यूएसएसआर की आर्थिक मजबूरी, या हम इसको यूं कहें कि यूएसएसआर का आर्थिक संकट भी शीत युद्ध को खत्म करने के लिए जिम्मेदार था। 1980 के पश्चात ही लगभग सोवियत संघ आर्थिक संकट से गुजर रहा था। अंतरिक्ष अनुसंधान की प्रतिस्पर्धा, अस्त्र शस्त्रों की होड़ की वजह से शीत युद्ध की आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई थी। इसी तरह वहां पे कृषि उत्पादन घटने लग गया था, श्रमिक वर्ग हड़ताल पे उतर गए थे, जीवन स्तर घटिया हो गया था, उपभोक्ता वस्तुओं की कमी आ गई थी और एक तरह से भुखमरी की स्थिति वहां पैदा होने लग गई थी। तो इस आर्थिक संकट की वजह से सोवियत संघ शीत युद्ध की जैसी अपनी प्रतिस्पर्धा को कायम रखने में समर्थ नहीं था, तो उन्होंने शीत युद्ध को खत्म करना ही उचित समझा। तो दूसरा बड़ा कारण जो था आर्थिक संकट था यूएसएसआर का। तीसरा जो मेन कारण है यूएसएसआर का बिखराव। 1990-91 में आते आते यूएसएसआर में काफी उथल पुथल हुई। मिखाइल गोर्बाचोव का भी तख्ता पलट दिया गया। यूएसएसआर के गणराज्य स्वायत्ता की मांग करने लग गए और धीरे धीरे कुछ ही महीनों में सोवियत संघ ध्वस्त हो गया और राष्ट्रकुल के अंदर कन्वर्ट हो गया। मिखाइल गोर्बाचोव ने
साथ के देशों से मदद भी मांगी, लेकिन वहां उन्हें निराशा ही लगी। तो एक कारण ये भी था कि ये जो राष्ट्र थे सोवियत संघ था वो बिखराव हो गया और राष्ट्रकुल में बन गया और गणराज्य अलग अलग हो गए। तो वैसी महाशक्ति के रूप में भूमिका अदा करने में यूएसएसआर समर्थ नहीं था, तो शीत युद्ध को अंत करना ही उन्होंने उचित समझा। नेक्स्ट आता है साम्यवादी देशों में बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र। साम्यवादी देशों में खुद स्वयं यूएसएसआर में 1990 के अंतर्गत साम्यवादी पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मुक्त बाजार व्यवस्था स्वीकार की जाने लग गई। इसके अलावा जो पूर्वी यूरोप के देश थे जिनमें साम्यवादी व्यवस्था थी, वहां पे भी लोकतंत्र की मांग उठने लग गई और बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था अपनाई जाने लग गई। और ये हुआ कि विचारधारा के आधार पर वर्ल्ड में कोई अंतर नहीं रहा। वर्ल्ड में दो तरह की विचारधाराएं थी, पूंजीवादी और साम्यवादी। अमेरिका जो था वो पूंजीवाद का नेतृत्व कर रहा था, पश्चिमी गुट, और पूर्वी गुट था वो साम्यवाद का नेतृत्व कर रहा था। तो साम्यवादी देशों में भी बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था आ गई, लोकतंत्र अपनाया जाने लग गया, तो विचारधारा के आधार पर कोई अंतर नहीं रहा। तो ये भी एक कारण उत्तरदायी रहा। इसी से मिलता जुलता दूसरा कारण है पूर्वी यूरोप के देशों में साम्यवाद से मुक्ति और सोवियत संघ का हस्तक्षेप नहीं करना। पूर्वी यूरोप का जो गुट था वो साम्यवादी गुट कहलाता था। यूएसएसआर के नेतृत्व में वहां पर साम्यवादी व्यवस्था थी। धीरे धीरे इन देशों में भी लोकतंत्र अपनाया जाने लग गया और बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था अपनाई जाने लगी, साम्यवाद से मुक्ति होने लगी, लेकिन सोवियत संघ ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन देखते हैं 1988 में हंगरी में क्रांति हुई, सोवियत संघ ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। 1989 में पोलैंड में चुनाव हुए, साम्यवादी पार्टी पराजित हुई, लेकिन सोवियत संघ ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। 1989 में बर्लिन की दीवार को तोड़ दिया गया, लेकिन सोवियत संघ ने उस समय भी कुछ नहीं किया। इसी तरह 1990 तक बल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, इन देशों में भी लोकतांत्रिक सरकारें स्थापित हो गई और सोवियत संघ ने पहले जैसे कोई हस्तक्षेप नहीं किया, कोई बाधा उपस्थित नहीं किया और पूरी यूरोप लगभग साम्यवाद से मुक्त हो गया। तो इस तरह ये भी एक कारण था। इसके अलावा अगर अपन देखते हैं हिंसा एवं शस्त्रों की होड़ का परित्याग, अर्थात हिंसा के मार्ग का परित्याग किया गया, अस्त्र शस्त्रों की होड़ का भी परित्याग कर दिया गया। यूएसएसआर द्वारा एक तरफा कटौती गई अस्त्र शस्त्रों की और शांति का मार्ग अपनाने का प्रयास किया गया। तो शांति की दिशा में प्रयास शुरू हुए, निशस्त्रीकरण की दिशा में प्रयास हुए और इन्होंने शीत युद्ध को अंत करने में मदद की। इसी तरह हम देखते हैं यूएसआर यूएसए की शिखर वार्ताएं। 1985 के पश्चात ही गोर्बाचोव रीगन वार्ताएं, गोर्बाचोव और बुश वार्ताएं चली। दोनों देशों की शिखर वार्ताएं कंटिन्यूस चली और दोनों देशों के जो मतभेद थे, जो मनमुटाव थे, वो धीरे धीरे इन शिखर वार्ताओं के द्वारा समाप्त किए गए और इस शिखर वार्ताओं ने ही दोनों के बीच में सद्भाव पैदा किया और शीत युद्ध का अंत करने की दिशा में प्रयास किया या महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके अलावा कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो शीत युद्ध का केंद्र बिंदु थे जैसे जर्मनी, तो जर्मनी का एकीकरण हो गया। शीत युद्ध का जो अस्त्र शस्त्र या सैनिक संगठन के लिए जो वार्सा पैक्ट बना रखा था सोवियत संघ ने उसको समाप्त कर दिया। स्टार्ट संधि शुरू हो गई। इसी तरह अफगान समझौता हो गया। तो ये जो शीत युद्ध के केंद्र बिंदु थे, जो कारण थे, उनका भी समाधान हो गया और इसकी वजह से भी शीत युद्ध का अंत हुआ। तो ये बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से इन उत्तरदायी कारणों ने योगदान दिया और शीत युद्ध का अंत हुआ। अब अपन देखते हैं शीत युद्ध के अंत के विश्व राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। अगर अपन विश्व राजनीति के प्रभाव की बात करते हैं तो इसके बहुत सारे प्रभाव परिलक्षित होते हैं। जैसे सबसे बड़ा जो प्रभाव था वो था साम्यवादी खेमे का विघटन। लेकिन साम्यवादी खेमा पूंजीवादी खेमे से पराजित नहीं हुआ। साम्यवादी खेमे की टेक्नोलॉजी पूंजीवाद से घटिया साबित नहीं हुई, लेकिन इसके बावजूद भी साम्यवाद का विघटन हुआ। यूएसएसआर का 21 दिसंबर 1991 को एक समझौते के द्वारा स्वतंत्र राज्यों का एक राष्ट्रकुल बना दिया गया और औपचारिक यूएसएसआर के औपचारिक अंत की घोषणा कर दी गई। इसी तरह 25 दिसंबर 1991 को फिर गोर्बाचोव ने त्यागपत्र दे दिया और यूएसएसआर को इतिहास की वस्तु बना दिया और उसकी जगह रूस अस्तित्व में आया। सोवियत संघ का जो उत्तराधिकारी था वो रूस को माना गया, लेकिन रूस ऐसी स्थिति में नहीं था कि वो महाशक्ति के रूप में अपना रोल अदा कर सके। तो सबसे बड़ा जो प्रभाव था इस शीत युद्ध का वो था साम्यवादी खेमे का विघटन हुआ, बिखराव हुआ और सोवियत संघ राष्ट्रकुल में कन्वर्ट हो गया। दूसरा जो मेन इसका लक्षण परिलक्षित हुआ या जो प्रभाव की संभावना बनी
वो है कि दीर्घकालीन शांति की संभावना बनी, क्योंकि शीत युद्ध के दौरान शांति की जो संभावनाएं थी वो काफी दुर्मिल रही, लेकिन अब एक आशा की किरण जगी कि शीत युद्ध का अंत हो गया, तनाव केंद्रों में कमी आ गई, तो शांति की संभावना होगी और यूरोप में लंबे समय के पश्चात शांति की दिशा में प्रयास शुरू हुए। इसी तरह अगर अपन बात करते हैं तो विकास कार्यों को बढ़ावा, क्योंकि शीत युद्ध के दौरान जो था अस्त्र शस्त्रों की होड़ में पूरा खर्च किया जा रहा था। अब ये प्रयास किया गया और ये एक संभावना बनी कि अब इन चीजों में कमी आएगी और इन अस्त्र शस्त्रों के निर्माण, उनके निर्यात में कमी वास्तव में की भी गई और विकास की दिशा में प्रयास हुए, मानवता के कल्याण के लिए कार्य किए जाने लगे और उस दिशा में एक सकारात्मक पहल की शुरुआत हुई। इसी तरह अगर अपन बात करते हैं तो विचारधारा के आधार पर राष्ट्रों का विभाजन अप्रासंगिक हो गया, क्योंकि विचारधारा खत्म हो गई। साम्यवादी देशों में भी लोकतंत्र अपना लिया गया, बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था अपना लिया गया, तो जो पश्चिमी गुट, पूर्वी गुट, जो साम्यवादी पूंजीवादी विचारधारा थी वो खत्म हो गया अंतर, और सारे राष्ट्र अपने आर्थिक हितों के आधार पर, अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लग गए। तो विचारधारा के आधार पर प्रासंगिक हो गए और सभी राष्ट्र एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लग गए। इसके साथ साथ ही बड़ा जो प्रभाव था वो था कि लोकतंत्र की सर्वव्यापकता भी सिद्ध हो गई। लोकतंत्र न केवल सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था है, बल्कि इसके पश्चात ये भी सिद्ध हो गया कि ये सर्वव्यापी व्यवस्था है, क्योंकि साम्यवादी देशों में भी लोकतंत्र अपनाया जाने लग गया और सभी देशों में एक तरह से लोकतंत्र की बहार आई और धीरे धीरे सभी शासन व्यवस्थाओं में लोकतांत्रिक सरकारें स्थापित की जाने लगी। तो लोकतंत्र सर्वश्रेष्ठ और सर्वव्यापक शासन प्रणाली सिद्ध हुआ। इसके साथ साथ पश्चिमी एशिया शांति वार्ता प्रारंभ हुई। पश्चिमी एशिया शांति वार्ता जो शीत युद्ध की वजह से नहीं हो पा रही थी, समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा था, शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात दोनों महाशक्तियों ने इस दिशा में सहयोग किया और इस वार्ता शुरू हुई और पश्चिमी एशिया की समस्या का समाधान हुआ। इसी की तरह अगर अपन ये देखते हैं कि सोवियत रूस को जो था, यूएसएसआर का जो उत्तराधिकारी था, उसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का सदस्य बनाया गया और उसके माध्यम से उन्हें सहायता भी प्रदान की गई और इसीलिए बनाया गया था ताकि उन्हें मदद मिले और उनका विकास किया जाना सुनिश्चित हो। तो सोवियत संघ अर्थात रूस और उसके गणराज्यों को अंतर्राष्ट्रीय बैंक और मुद्रा कोष के माध्यम से सहायता देने का प्रयास भी किया गया। इसके साथ ही जो एक निगेटिव इफेक्ट भी कह सकते हैं अपन, या इसका दूसरा जो सबसे बड़ा जो परिणाम आया था वो एक ध्रुवीय विश्व का उदय हुआ था, अर्थात अमेरिका जो था वो सुपर पावर के रूप में उभर कर आया था और पूरे विश्व का नेतृत्व करने की स्थिति में था। हालांकि इसके कुछ दुष्परिणाम भी हमारे सामने आए, कुछ खतरे भी संभावित हमारे आए कि अमेरिका अपनी दादागिरी करने लग गया, यूएनओ को अपने हिसाब से चलाने लग गया और दूसरे देशों के ऊपर दबाव भी बनाए जाने लग गया। एक तरफा नीतियां बना के दूसरे देशों पे थोपी जाने लगी अमेरिका के द्वारा। लेकिन फिर भी हम ये तो कहेंगे कि एक ध्रुव विश्व अर्थात अमेरिका सुपर पावर के रूप में उभर कर आया और उसकी मनमर्जी विश्व में चलने लग गई। इसके साथ साथ दूसरा जो एक ये है कि नाटो का विस्तार किया गया। नाटो अमेरिका के द्वारा बनाया गया एक सैनिक संगठन था, लेकिन शीत युद्ध समाप्त करने के पश्चात वार्सा पैक्ट समाप्त हो गया, लेकिन नाटो ऐसा कैसा ही बना हुआ है और अमेरिका ने उसका विस्तार शुरू किया। जो हंगरी थे, चेक गणराज्य थे, पोलैंड थे, जो पूर्वी यूरोप के साम्यवादी देश थे, उनको नाटो की सदस्यता दी गई और इसका विस्तार किया जाने लगा। अभी भी नाटो हालांकि चल रहा है, लेकिन अमेरिका ने इसको खत्म करने की बजाय इसका विस्तार की नीति अपनाई। इसके साथ साथ ही है कि व्यापार युद्ध या आर्थिक कारकों की निर्णायक भूमिका शुरू हुई। शीत युद्ध खत्म हो गया, लेकिन व्यापार युद्ध शुरू हुआ शीत युद्ध के पश्चात। अब लड़ाई जो थी वो यूरो, पौंड, येन, डॉलर, येन, रुपया, इनकी लड़ाई शुरू हो गई। अर्थात अगर हम बात करते हैं तो विदेश नीति में आर्थिक तत्व मुख्य बन गया, व्यापार युद्ध शुरू हो गया, व्यापार वाणिज्य के हिसाब से संबंध बनाए जाने लगे और अनेक आर्थिक संगठन भी बने, जैसे नाफ्टा है, साफ्टा है, बिस्टेक है, G15 है, इस तरह के संगठन भी बनाए जाने लग गए। तो आर्थिक युद्ध या व्यापार युद्ध शुरू हुआ और व्यापारिक गतिविधियां को बढ़ावा मिला। इसके साथ साथ ही अगर अपन देखते हैं कि अनेक समस्याओं का समाधान भी हुआ। शीत युद्ध की वजह से जो समस्याएं अटकी हुई थी, दोनों में सहयोग नहीं हो पा रहा था, उन समस्याओं का समाधान भी हो गया शीत युद्ध के पश्चात। जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं, इराक ईरान युद्ध की समाप्ति हो गई,
अफगान समस्या का समाधान हो गया, नामीबिया की स्वतंत्रता हो गई, कुवैत को ईरान से मुक्त करा लिया गया, निशस्त्रीकरण की दिशा में भी प्रगति हुई, और जो पश्चिमी यूरोप के जो राष्ट्र थे उन्होंने सोवियत संघ को भी मदद देना शुरू किया, उनके विकास में भी मदद देने का प्रयास किया G7 देशों के द्वारा। तो इस तरह की जो समस्याएं थी उनका समाधान भी हुआ। इसके साथ साथ ही कुछ अन्य प्रभाव भी हुए जिनमें हम मुख्य रूप से जो निगेटिव इफेक्ट है मुख्य रूप से वो भी इसके अंतर्गत देखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आतंकवाद या इस्लामिक कट्टरवाद का खतरा भी बढ़ा। शीत युद्ध की समाप्ति के साथ ये आशा हुई थी कि शांति की संभावनाएं होंगी, विकास कार्यों में मदद मिलेगी, सभी राष्ट्र आपस में सहयोग करेंगे। हालांकि इस दिशा में प्रयास भी हुआ, लेकिन एक सबसे बड़ा जो निगेटिव प्रभाव था जो विश्व के लिए हानिकारक था वो ये था कि आतंकवाद या इस्लामिक कट्टरवाद का खतरा विश्व के सामने पैदा हो गया, मंडराने लग गया, और पूरा विश्व आज भी इस समस्या से ग्रसित है। इसी तरह अगर अपन बात करें तो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो राष्ट्र थे जिन्हें सोवियत संघ से मदद मिलती थी उनके विकास कार्यों को थोड़ा झटका भी लगा, क्योंकि सोवियत संघ खुद इस स्थिति में आ गया कि उनकी मदद करने की गुंजाइश उसके पास नहीं थी। तो उन देशों में थोड़ा सा निराशा का भाव आया, उन लोगों को जो मदद मिलती थी उसमें कमी आ गई, तो उनके विकास कार्यों को थोड़ा झटका भी लगा। इसी तरह तीसरा जो निगेटिव इफेक्ट हम देखेंगे, यूएनओ जो था वो अमेरिका की मुट्ठी में आ गया। अमेरिका यूएनओ के माध्यम से जिस तरह की गतिविधियां संचालित करता रहा, अपनी मनमानी करता रहा, और यूएनओ एक तरह से साइलेंट हो गया, क्योंकि यूएसएसआर जो उसको चुनौती देता था वो खुद बिखराव की स्थिति में आ गया। तो अमेरिका की दादागिरी या यूएनओ को अपने इच्छा अनुसार संचालित करना, ये भी एक निगेटिव इफेक्ट शीत युद्ध के अंत का दिखाई देने लग गया। इस तरह शीत युद्ध के पश्चात विश्व राजनीति पर यह प्रभाव पड़ा। हालांकि वर्तमान को अगर अपन देखते हैं तो एक ध्रुवीय विश्व से विश्व जो है बहुध्रुवीय विश्व में कन्वर्ट होता जा रहा है। व्यापार युद्ध या आर्थिक कारण आज भी प्रभावशाली होते जा रहे हैं, अनेक आर्थिक संगठन भी बनाए जाने लग गए हैं, विदेशी निवेश को प्राथमिकता दी जाने लगी है, और आयात निर्यात शुल्कों में भी कटौती की जा रही है, और ग्लोबलाइजेशन की नीतियां भी अपनाई जाने लगी है, और पूंजीवादी या मुक्त प्रतिस्पर्धा की बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था चल रही है। धन्यवाद।